हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हो अथर्व? गुड मॉर्निंग अंकुर जी, अथर्व जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून। अरे सॉरी, गुड मॉर्निंग। अभी गुड आफ्टरनून के लिए और 1 घंटा बाकी है। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? यूट्यूब पे ज़्यादा मज़ा नहीं आता ना, ऐसे बात नहीं कर पाते अपन, तो आवाज़ नहीं आ पाती आपकी, और इसके चलते यहाँ का मज़ा कुछ अलग ही है, फेस टू मतलब ऑनलाइन डायरेक्टली कनेक्ट होने का। सो आई विद यू सभी लोग जुड़ गए। ऑलमोस्ट सभी लोग आ चुके हैं। अंकुर जी गुड मॉर्निंग, मुकेश जी गुड मॉर्निंग, अंकुर, अथर्व, दीपांशु, देन एकता। ओके, अथर्व आई बिलीव 2 है क्या? नहीं, अंकुर और अथर्व एक ही है जी। ओके, मुकेश जी है, मुस्कान है, राहिल है, रघु जी है, ओके, श्रुति, देन शुभी और यशस्विनी। ओके, चलो। सो सभी को गुड मॉर्निंग। देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, प्रोफेशनल में आप सभी का स्वागत है। सो ऑडियो क्लियर है? यस, ओके। चलो, तो पहले बता दें कि ये 1-2 दिन लगेंगे और पूरा स्केड्यूल सेट होने के लिए, क्योंकि आपकी क्लासरूम तैयार हो रही है प्रोफेशनल वालों की, तो उसका सिस्टम वगैरह उसके सेटअप का काम चल रहा है, तो इसके लिए स्केड्यूल ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है। बस 1-2 दिनों की और बात है, 1-2 दिनों में पूरा सेटअप अपना कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश तो चल रही है हमारी आज ही पूरा सेटअप कंप्लीट कर लें, तो आज अगर सेटअप पूरा कंप्लीट हो जाता है तो शायद कल से आपका रेगुलर स्केड्यूल मॉर्निंग से सारे लेक्चर्स आपके बैक टू बैक होते रहेंगे। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट आपके सॉफ्टवेयर के लिए टीम आपको कांटेक्ट करेगी, ठीक है? आपके सॉफ्टवेयर में भी आपके शायद आप लोगों को सॉफ्टवेयर मिला है या मिलना बाकी है? मिल गया ना? ओके, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू ही लिंक आएगी और सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डायरेक्टली लेक्चर देख भी पाओगे। अब लेट अस बिगिन विद आवर सब्जेक्ट। सो हाँ, और एक चीज़, ये आपको अगर लग रहा है कि ये लेक्चर 1 आवर्स के ही होने वाले, ऐसा नहीं है। अपना प्रॉपर 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। तो जैसे अपना 1-2 दिन में सब जैसे मैंने बताया वो क्लासरूम अपनी सेट हो गई ना, तो 1.5 घंटे के सारे लेक्चर, जैसे ड्राफ्टिंग का लेक्चर होता है वैसे ही सारे लेक्चर्स आपके 1.5 घंटे के शुरू हो जाएंगे। ओके, सो आई होप सभी लोगों ने प्रोफेशनल का ICSI में रजिस्ट्रेशन कर लिया है। यस, ओके। और वो ऑप्शनल के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। ऑप्शनल के लिए अभी आपको जो ऑप्शनल ऑप्ट करना है वो आप कर सकते हो, बाद में एग्जामिनेशन फॉर्म के वक्त फिर से चेंज करने की सुविधा है। तो कुछ कुछ बच्चों ने डिसाइड कर लिया होगा कौन सा ऑप्शनल करना है, कुछ बच्चों का शायद अभी तक डिसाइड करना बाकी होगा, तो कोई बात नहीं, आराम से डिसाइड कर लीजिएगा। और उसके बाद मतलब कुछ कन्फ्यूजन है तो रेस्पेक्टिव फैकल्टी से बात भी कर सकते हैं आप, ठीक है? वो आपको हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए। लैग हो रहा है, ओके ओके। अब चेक कर लो, वीडियो लैग हो रहा है या अब सही है? सही है वीडियो? रघु जी, अथर्व जी? यस, श्रुति जी सिंह इट्स ओके नाउ। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? क्या हम शुरुआत करें? सो कल जो है वो अपने वी आर accustomed टू इट, ओके। अथर्व सी सेइंग थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, बिल्कुल सही है। और नहीं, लेकिन अगर नहीं होता है तो बोल देना, ओके, ठीक करा देंगे। ओके, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, हाँ, देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, कल हमने चैप्टर नंबर 4 से शुरुआत कर दी थी। चैप्टर नंबर 4, रादर इसके पीछे की वजह भी मैंने आपको बताई थी। चैप्टर 4 शुरू करने के पीछे की वजह बताई थी कि सबसे पहला, एज ए कंपनी सेक्रेटरी हमारी इंस्टीट्यूट हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है ये हमें पता होना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने चैप्टर नंबर 4 से शुरुआत की थी। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 काफ़ी रादर सारी टॉपिक्स इंटरेस्टिंग है, लेकिन चैप्टर 4 और चैप्टर 5 समझना ज़रूरी है आपके लिए। ये सब्जेक्ट समझने के लिए जैसे ही हम शुरुआत करते हैं, तो
आपको आपकी जो एप्लीकेबल एक्ट है वो समझना काफी जरूरी है। तो कल का डिस्कशन आई बिलीव सबको समझ में आया था, कोई क्वेरी नहीं थी, कोई डाउट नहीं था। बेसिक डिस्कशन हुआ था कल का, बहुत ही बेसिक डिस्कशन किया था हमने। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, सो कल का डिस्कशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, जैसे कि चैप्टर का नाम हम सभी लोग जानते हैं, लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग कंपनी सेक्रेटरीज। मतलब कंपनी एज ए कंपनी सेक्रेटरी हमारे लिए कौन कौन से एक्ट्स एप्लीकेबल हैं, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं, हमसे हमारी इंस्टीट्यूट हमसे अलग अलग लॉस क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ठीक है, सो ये हम इस टॉपिक के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो CS के फील्ड का इंट्रोडक्शन दिया गया था जो कल के सत्र में अपने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हम आज के सत्र में ICSI एक्ट 1980 उसकी प्रोविजंस डिस्कस करेंगे और उसी के साथ ठीक है कंपनी सेक्रेटरीज रेगुलेशंस 1982 इनकी भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो ICSI ने गाइडलाइंस इशू की है फॉर एडवर्टाइजमेंट बाय कंपनी सेक्रेटरीज उसके बारे में चर्चा होगी। और कंपनीज एक्ट की प्रोविजन बीच बीच में और कहीं ना कहीं LODR के रेगुलेशंस के बारे में रेफरेंसेस आते ही रहेंगे। चलो, तो कल जो डिस्कशन हुआ था वो कुछ इस प्रकार से था। CS की स्थापना मतलब ICSI की स्थापना या CS कोर्स का ओरिजिनेशन कैसे हुआ था। 1950s में कंपनी सेक्रेटरीशिप नाम के प्रोफेशन की जरूरत महसूस हुई। जो भी कॉरपोरेट जगत था उस कॉरपोरेट जगत में लोगों को कंपनी सेक्रेटरीज का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खास करके, क्योंकि कंप्लायंसेस करने के लिए ऐसा कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी जानकर समझदार इंसान नहीं था। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कई बार फंस जाते थे, कई सारे कानून के दायरे में वो अटक जाते थे कंप्लायंसेस न करने के कारण। ओके, श्रुति जी सिंह सर विल बी गेट नोट्स ऑफ कोर्स। ये जो आपको स्लाइड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसके आपको नोट्स स्लाइड्स भी मिलेंगे और नोट्स भी मिलने वाले, सो नो नीड टू वरी। ठीक है, सो अब प्रिंटेड फॉर्म में जिन्होंने ऑर्डर किया उनको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगे, जिन्होंने शॉर्ट फॉर्म में ऑर्डर किया उनको शॉर्ट फॉर्म में नोट्स मिलने वाले हैं। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मॉड्यूल ICSI का मॉड्यूल आप साइमल्टेनियसली रीड कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि ICSI की मॉड्यूल में जो अरेंजमेंट दिया है और जिस प्रकार की भाषा यूज की है ना, उससे चीजें समझना काफी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे क्लास में हम बिल्कुल आराम से चार्ट फॉर्म में हर एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं और उसके बाद जैसे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद आराम से आप मॉड्यूल रीड कर लो, आपको मॉड्यूल समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बाद में आप डिसाइड कर लो, आपको अगर नोट्स अच्छे लगते हैं तो नोट्स का लैंग्वेज, नोट्स की जो क्लास की नोट्स जो है, ठीक है, उसी से आप आई बिलीव उसके बाद तो मॉड्यूल और नोट्स पढ़ने के बाद आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि नोट्स जो पढ़ना है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा वो मॉड्यूल पढ़ने के बदले। ठीक है, चलो, सो 1950s में अपनी जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो था, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स जो था, उसने ये तय कर लिया कि देखो भाई, कंपनीज का लीगल कंप्लायंस कराने के लिए किसी एक सेपरेट प्रोफेशनल की जरूरत है। इसलिए उन्होंने एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करना शुरू किया। वो एग्जामिनेशन को उन्होंने नाम दिया था GDCS। आई बिलीव सबको याद होगा, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कंपनी सेक्रेटरीशिप। ठीक है, ये GDCS नाम का डिप्लोमा शुरू किया और वो डिप्लोमा को रिस्पॉन्स अच्छा मिलने के वजह से बाद में इसके लिए एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई। सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के तहत जो NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी जिसको आप कहते हो, ठीक है, जहां पे मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि कोई ऑब्जेक्टिव मीट करना ये मकसद होता है। तो एक NPO इनकॉर्पोरेट की गई। मतलब सबसे पहले ICSI जो थी आपकी कंपनी थी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, वो एक कंपनी थी जो सेक्शन 25 के तहत NPO करके इनकॉर्पोरेट की गई थी 4 अक्टूबर 1968 को। ठीक है, उसका हेड ऑफिस जो था वो दिल्ली में था। और बाद में ये कोर्स को गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, ये कोर्स को गवर्नमेंट के अंडर लाना बहुत जरूरी है। इसलिए तब के फाइनेंस मिनिस्टर, रादर तब के लॉ जस्टिस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर श्री P शिवशंकर जी ने बिल 1980 में रखा और वो बिल पारित करने के बाद आपके ICSI को एक स्टैट्यूटरी बॉडी करके इनकॉर्पोरेट किया गया था। ऐसा हमने कल के सत्र में डिस्कस किया, आई बिलीव आप लोगों को याद हो। ओके, सो उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 ने आपके कंपनी सेक्रेटरी को एक
KMP का दर्जा दे दिया, की मैनेजरल पर्सनल का दर्जा दे दिया, ठीक है। सो ये डिस्कस हुआ था। उसके बाद हमने फंक्शंस एंड ड्यूटीज भी डिस्कस की थी। कंपनी सेक्रेटरी की क्या क्या फंक्शंस एंड ड्यूटीज है एज पर सेक्शन 205 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 as well as per regulation 62 of SEBI LODR regulations। इनके मुताबिक क्या क्या ड्यूटीज है हमने डिस्कस की थी। मोटा मोटी ड्यूटीज कुछ इस प्रकार से थी। कंपनी के जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझाना है, कौन कौन से अलग अलग रूल्स लॉज रेगुलेशंस एप्लीकेबल है वो समझाना है, ठीक है। उनकी डायरेक्टर्स को उनकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझानी है, डायरेक्टर्स से कंप्लायंस करा के लेना है, एज वेल एज कंपनी के कंप्लायंसेस करा के लेने की जिम्मेदारी कंपनी सेक्रेटरी की है, ठीक है। इसके अलावा गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हर एक कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस जबरदस्त होना बहुत जरूरी है। 1980s में जैसे हमने हमारी इकोनॉमी ओपन की, जैसे इकोनॉमी ओपन हुई, लिबरलाइजेशन होने के बाद कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की रुचि दिखाने लगे। अब जो फिरंगी लोग हैं जब वो किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो उनको ऐसी ही कंपनियों के अंदर निवेश करना होता है जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस जबरदस्त है, ठीक है। दे बिलीव इन फुल कंप्लीट ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर, ठीक है। सो उनको किसी भी कानून का कहीं का भी कोई नॉन कंप्लायंस है तो बिल्कुल उनको पसंद नहीं आता, ठीक है। अडानी ग्रुप की हालत क्या हुई आप जानते हो, ठीक है। सो कई सारे डिस्क्लोजर्स न देने की वजह से हिंडनबर्ग वालों ने रिसर्च करके जो रिपोर्ट डाल दी उसके बाद उनकी हालत खराब हो गई। ओके, तो वैसे ही था उस जमाने में भी। तो इसलिए फिर 1990s में नारायण मूर्ति की कमेटी एस्टेब्लिश करने के बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बहुत ज़्यादा महत्व आ गया। आजकल तो आप सब्जेक्ट भी पढ़ते हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आपके CS प्रोफेशनल की सिलेबस में, ठीक है। सो उसमें तो विनीता मैम आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बता देगी। उसके बाद सेबी के LODR रेगुलेशन 62 ने भी फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी बता दी, ठीक है, कि जो जो लिस्टेड कंपनीज है, लिस्टेड कंपनी की केस में आपको कई सारे एडिशनल कंप्लायंसेस करने हैं नॉर्मल कंपनी के अलावा। जो सेबी को कुछ फॉर्म्स, कुछ एनुअल रिटर्न्स या रिपोर्ट्स फाइल करने होते हैं, ठीक है, जो जो फाइलिंग है वो कंप्लीट करना ये जिम्मेदारी कंपनी सेक्रेटरी की ही है। उसके बाद इसके ऊपर हमने कल केस लॉ भी डिस्कस किया, जबरदस्त केस लॉ था। आई बिलीव सबको याद होगा, मयंक अग्रवाल वर्सेस मेसर्स टेक्नोलॉजी फ्रंटियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का केस लॉ था। याद है सबको केस लॉ? ऑनलाइन वालों? यस, बिल्कुल। क्या डिसाइड हुआ था उस केस लॉ में? क्या कंपनी सेक्रेटरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसकी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए क्या CS ने परमिशन मांगना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। यस, सो क्या मिलता है उसको? एक लॉ की भाषा में एक शब्द है जिसको आप याद रख सकते हो, लोकस स्टैंडी। ओके, यस, एक्ट नहीं उसको लोकस स्टैंडी दी है, लीगल अधिकार दिया है, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी बीइंग अ की मैनेजरियल पर्सन है, CS जो है वो KMP है, और KMP होने के नाते जहां जहां कंप्लायंसेस है किसी भी एक्ट के तहत, तो उन कंप्लायंसेस के लिए कंपनी सेक्रेटरी कैन डायरेक्टली रिप्रेजेंट द कंपनी। तो इस केस लॉ से यही चीज को हमने समझा। ओके, सेक्शन 90 सब सेक्शन 5 वाला जो अप्रूवल जरूरी था, ठीक है, उसके लिए ट्रिब्यूनल के पास जाने का अधिकार, ट्रिब्यूनल के सामने रिप्रेजेंट करने का अधिकार कंपनी सेक्रेटरी के पास बाय डिफॉल्ट है। कहीं पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन पास करके पावर लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमने सेक्शन 2 सब सेक्शन 51 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का भी रेफरेंस लिया, जिसमें की मैनेजरियल पर्सनल का डेफिनेशन दिया गया था, जिसमें यह बताया गया था CEO, MD, मैनेजर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स एंड CFOs के साथ, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल्सो वन ऑफ द की मैनेजरियल पर्सनल। आई बिलीव ये समझ में आ गया था। ओके, कल अपने लेक्चर के दौरान कल कमेंट सेक्शन में एक भाई साहब भी आ गए थे, ठीक है, जो पता नहीं कहाँ से उठा के लाया था इनको, कौन नहीं किसने भेजा था, अपने कोर्स को फालतू का बदनाम करने का काम कर रहे थे, छोड़ दो। ओके, चलो, सो क्या हम शुरुआत करें इस टॉपिक से? चलो, सो देवी और सज्जनों, हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो आराम से डेफिनेशन डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद ये टॉपिक शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि आप CS कब बनोगे, कैसे बनोगे, रादर आप खुद को CS कब बोल सकते हैं, क्या लगता है आपको? When can you call yourself as a company? जब मेंबरशिप मिलेगी। मेंबरशिप आपको कैसे मिलेगी बताओ? ओके, पहले तो आपको इंस्टीट्यूट की एग्जामिनेशन तीनों की तीनों पास करनी होगी, जिसमें से 2 ऑलरेडी आप क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, CS, EET या फाउंडेशन व्हाटएवर, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव, और आप क्या क्लियर करोगे? प्रोफेशनल।
दोस्तों आप सीएस प्रोफेशनल बनने के बाद कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे क्या? सीएस प्रोफेशनल कंप्लीट करने के बाद मतलब सीएस प्रोफेशनल की दोनों मॉड्यूल, तीनों मॉड्यूल जितनी भी है सारी मॉड्यूल पास हो गए तो क्या आप सीएस बन जाओगे? नहीं, वो ट्रेनिंग आर्टिकलशिप मतलब ट्रेनिंग करनी पड़ेगी प्रैक्टिकली। ओके, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के बाद आप सीएस बन जाओगे क्या? पक्का? ओके, तो यही हमें सीखना है, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी ये वर्ड आप आपके नाम के सामने कब लगा सकते हो? व्हेन कैन यू यूज द। बहुत सारे लोग अपने अलग अलग हैंडल्स पे जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे वो क्या करते हैं ना, वो अपना अपने नाम के सामने अपने नाम या फिर वो डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी करके CS दिस दैट ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, अब अभी आपको ज़्यादा लोड नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। सो लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि क्या आप इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे या जहां कहीं खुद को रिप्रेजेंट करोगे तो कब आपको ये अधिकार मिलता है CS इन शब्दों का प्रयोग करने का। तो उसके लिए ये सारी चीजें समझनी जरूरी है। शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहला ये जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं वो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 की, CS एक्ट 1980 की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स दिस एक्ट हैज बीन अमेंडेड इन 2006, कुछ कुछ उसमें चेंजेस की गई हैं। तो CS एक्ट 1980 एज अमेंडेड इन 2006 हम वी आर डिस्कसिंग दिस एक्ट। ठीक है, सो देखो यहाँ पे तीन चीजें हमें साइमल्टेनियसली डिस्कस करनी है। कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, ठीक है, जो जिसका मैंने इसके पहले इतिहास बता दिया कि CS एक्ट 1980 कैसे पास किया गया था, क्यों पास किया गया था। ठीक है, क्योंकि आपके ICSI को जो है वो कंपनी से स्टैट्यूटरी बॉडी में कन्वर्ट करना था, इसलिए वो एक्ट पास किया गया। और तब से लेके हम सब के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी ये एक्ट फॉलो करना है। उसके साथ रेगुलेशंस पास किए गए। रेगुलेशंस क्या होते हैं अब ये पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन तो भी मैं पूछ ले रहा हूँ, रेगुलेशंस क्या है? आप लोगों ने पढ़ा है? व्हाट इज बाय रेगुलेशंस? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रेगुलेशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रेगुलेशन? Made by Parliament and regulations are made by bodies like SEBI, CCI. ओके, रेगुलेशंस जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडीज बनाती हैं और एक्ट जो है वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। ओके, ऐसा क्यों? बिल पास करके एक्ट बनाया जाता है। ओके फाइन। सो रेगुलेशंस क्यों होते हैं? व्हाई रेगुलेशंस आर फॉर्मुलेटेड? कारण क्या है रेगुलेशंस बनाने के पीछे? टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। ओके फाइन। सो देव यूर सॉरी, अंकुर जी आपकी आवाज नहीं आई, आप कुछ तो बोले। कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ओके, ऐसा काम। ओके फाइन। सो देखो, एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए रेगुलेशंस की आपको जरूरत है। रेगुलेशंस में ऐसी कई सारी चीजें होती है जो एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी होती है। ठीक है, और छोटी छोटी एक्ट के बदलाव, जैसे रघु जी ने कहा कि छोटे छोटे एक्ट के बदलाव के लिए या बार बार पार्लियामेंट को, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को परेशान नहीं कर सकते। किसी भी एक्ट को अगर बदलना है आपको तो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में यू नीड टू टेबल द बिल। वो बिल अप्रूव होने के बाद दैट विल गेट अमेंडेड और उसके बाद चीजें हो जाएगी। अब अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए एक बार एक्ट बन गया ना तो एक्ट के साथ वो बोल देते हैं कि ये सारी चीजें तय करने का अधिकार हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉडीज को दे देते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग बॉडीज है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग बॉडीज है। ये बॉडीज जो है वो ये रेगुलेशंस लाती है जो एक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरी होते हैं। तो वैसे ही ICSI एक्ट के साथ रेगुलेशंस भी आए, वो रेगुलेशंस भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो अभी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो CS एक्ट 1980 की डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। तो सेक्शन 2, हमेशा हर एक एक्ट में जो सेक्शन 2 होता है वो डेफिनेशन वाला सेक्शन होता है। तो यहाँ पे भी सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन वाला सेक्शन है। ठीक है, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दी है, लेकिन मतलब ICSI एक्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा, आपकी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ICSI एक्ट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA की वेबसाइट पे भी आपको ये ICSI एक्ट मिल जाएगा। देखो, द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, ठीक है, एज अमेंडेड बाय द कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट एक्ट 2006, इसकी कई सारी प्रोविजंस हम पढ़ने वाले। दिस इज हाउ योर एक्ट लुक्स। ये एक्ट में कुल मिला के 10 चैप्टर्स है। ठीक है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक ऐसे 10 चैप्टर हैं।
ठीक है। सो और इसके अलावा स्केड्यूल्स भी है, 2 स्केड्यूल्स भी है। बस एक बार एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब शुरुआती होगी। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी चैप्टर है। चैप्टर 2 जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है, कुछ जानकारी देने वाला चैप्टर है। इनकॉर्पोरेशन वगैरह जो मैंने बताया वो सारी चीजें इसमें मेंशन की गई है डिटेल में। देन इंस्टीट्यूट की काउंसिल के बारे में चैप्टर 3 है। इंस्टीट्यूट का काउंसिल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा, ठीक है, उनका टेन्योर क्या होगा वगैरह वगैरह, उसके लिए चैप्टर 3 है। गवर्नेंस के लिए चैप्टर 4 जो है वो आप लोग जब CS पास होके जब इंस्टीट्यूट के मेंबर बनोगे तो आपको ये चैप्टर फॉलो करना है, ठीक है। उसमें रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का एक कॉन्सेप्ट बताया गया है। चैप्टर नंबर 5 में मिसकॉन्डक्ट बताया गया है। मिसकॉन्डक्ट का मतलब मेंबर बनने के बाद आप कौन सी ऐसी चीजें करोगे जिसको इंस्टीट्यूट गलत मानता है, और वो चीजें करने के बाद आपको क्या भुगतान भुगतना पड़ेगा, ये इस मिसकॉन्डक्ट के इसमें बताया गया है बहुत डिटेल में। देन रीजनल काउंसिल्स, जो ICSI की अलग अलग रीजन्स में ब्रांचेस है जिसको हम काउंसिल कहते हैं, ठीक है, या आप उसको चैप्टर के नाम से जानते हो। वो चैप्टर्स कैसे बनते हैं, उसका कंपोजिशन क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, ये सारी चीजें इस चैप्टर नंबर 6 में मेंशन की है। पेनल्टीज क्या है मेंबर्स की, वो मेंशन किए हैं। चैप्टर नंबर 7 में क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या होता है, QRB, मतलब देखो आप मेंबर बनने के बाद ऐसा नहीं है जब तक आप स्टूडेंट हो तभी तक ICSI आपके ऊपर कंट्रोल रखता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। CS पास होने के बाद भी क्वालिटी रिव्यू बोर्ड नाम का एक बोर्ड होता है इंस्टीट्यूट का जो आपके ऊपर ध्यान रखने का काम करता है, ठीक है। सो ये क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या है, मतलब मेंबर्स इन प्रैक्टिस एज वेल एज मेंबर्स हु आर इन एम्प्लॉयमेंट, दोनों के ऊपर ध्यान रखने का काम करता है। तो उसका सब कुछ 7A में मेंशन किया गया। चैप्टर 8 अपील्स, ठीक है। उसके अलावा ये डिटेल में डिस्कस होगा, बस मैं अभी चैप्टर्स आपको रीड करके बता रहा हूँ। डिसोल्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट के लिए चैप्टर 11 है। मतलब जो ICSI जो NPO करके फॉर्म हो गई थी 1968 में, उसको डिसॉल्व करके 1980 में जब स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई तो उससे रिलेटेड ये चैप्टर था, तब बनाया गया था, ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। उसके अलावा मिसलेनियस प्रोविजन हैज बीन कवर्ड इन चैप्टर 10। ऐसे कुल मिला के 10 चैप्टर्स है, ठीक है, इस पूरी एक्ट में, और 2 स्केड्यूल्स है, ठीक है, स्केड्यूल 1 एंड स्केड्यूल 2, ठीक है। सो ये स्केड्यूल्स का जिक्र आगे होने वाला है, उसके वक्त मैं डिटेल बता दूंगा। स्केड्यूल 1 में 4 पार्ट है, पार्ट 1 टू पार्ट 4, और स्केड्यूल 2 में 3 पार्ट है, 1, 2 और 3 करके, ठीक है। बस समरी में बता दिया है, डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो ये है आपका ICSI एक्ट, और इस ICSI एक्ट में डेफिनेशंस दी गई है, ठीक है। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1C ये डेफिनेशन देता है कंपनी सेक्रेटरी का। आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कौन कौन से डेफिनेशंस हमें पढ़ने हैं। डेफिनेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अंडर सेक्शन 21C। देन 21J में वी नीड टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर मींस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। अब वो कंपनी की केस में रजिस्टर ऑफ मेंबर अलग है, हमारे ICSI की केस में कौन होंगे मेंबर, हम सब लोग CS बनने के बाद तो अपना नाम भी उस रजिस्टर में आएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर मतलब क्या, ठीक है, वो हम 21J में डिस्कस करने वाले हैं। 22 में मेंबर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस का मतलब डिस्कस करेंगे, मीनिंग डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। मतलब मेंबर भी 2 टाइप के होते हैं, एक जो एम्प्लॉयमेंट में मतलब जो जॉब कर रहा है, और दूसरा जो प्रैक्टिस कर रहा है। तो मेंबर इन प्रैक्टिस का मतलब क्या, दैट हैज बीन डिफाइंड इन 22। देन सेक्शन 5 टेक्स इनटू अकाउंट द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबर एंड फेलो मेंबर। देखो कई सारे कंपनी सेक्रेटरीज अपने नाम के आगे ACS ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ACS मतलब एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी, और कुछ लोग FCS ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। FCS मतलब फेलो कंपनी सेक्रेटरीज। तो अब ये CA में भी वैसे ही होता है, ACA और FCA। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ACS एंड FCS, वो आपको सेक्शन 5 बताने का काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद एक रेगुलेशन है, रेगुलेशन 2D ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज रेगुलेशन, जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को डिफाइन करने का काम करता है, ठीक है। सो बाकी सारी डेफिनेशन CS एक्ट में है, बस ये डेफिनेशन हम जो पढ़ने वाले हैं वो रेगुलेशंस में से ये डेफिनेशन पढ़ने वाले, ठीक है। सो इतना बस इतना ही पढ़ना है हमें, ठीक है, क्योंकि अपने मॉड्यूल में इतना ही दिया है। इसके अलावा भी कुछ डेफिनेशंस है जो ड्यूरिंग द कोर्स जैसे जिक्र होते रहेगा उस वर्ड का, मैं आपको डेफिनेशन बताते जाऊंगा, ठीक है। चलो, सो सबसे पहला डेफिनेशन कंपनी सेक्रेटरी। अब ये कंपनी सेक्रेटरी को कहाँ डिफाइन किया गया है, ऑफ कोर्स ये CS एक्ट 1980 में कंपनी सेक्रेटरी को डिफाइन किया ही है, उसके अलावा कंपनीज एक्ट में भी डिफाइन किया है।
ठीक है। सेक्रेटरी ऑडिट के बाद द सेक्रेटरी ऑडिट शुड बी कंडक्टेड बाय अ कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। नाउ व्हाट इज बाय कंपनी सेक्रेटरी, तो कंपनीज एक्ट ने उसका डेफिनेशन दिया है। कंपनी सेक्रेटरी का मतलब क्या, तो कंपनी सेक्रेटरी का डेफिनेशन दो एक्ट्स में पढ़ेंगे हम, एक आईसीएसआई एक्ट में भी पढ़ेंगे और कंपनीज एक्ट में भी पढ़ेंगे। तो पहले अपने सीएस एक्ट 1980 के मुताबिक कंपनी सेक्रेटरी का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21C ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ पर्सन who is the member of the Institute of Company Secretaries of India। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। कौन है सीएस, सीएस कौन है, जो किसका मेंबर है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का मेंबर है। ठीक है, जो मेंबर किसको बनाती है, आईसीएसआई किसको मेंबर बनाती है, वो यहाँ पे बताया नहीं है, उसके लिए हमें आगे डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो किसको मेंबर बनाया जाता है, मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ, आगे वैसे हम चर्चा करने ही वाले हैं। आप मेंबर तब बनते हो जब फर्स्ट थिंग आपने इंस्टीट्यूट की सारी एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर की है। अब ये एग्जामिनेशन अब जो आप क्लियर कर रहे हो इनके बारे में आपको जानकारी है, लेकिन इसके अलावा जो जीडीसीएस की एग्जामिनेशन थी, जो इंस्टीट्यूट पहले कंडक्ट करता था, गवर्नमेंट पहले कंडक्ट करती थी, वो एग्जामिनेशन अगर आपने क्लियर की होगी तो भी आप आईसीएसआई के मेंबर हो। ठीक है, सो आईसीएसआई ने किस किस को मेंबर अभी तक बनाया है, दोस हु हैव क्लियर्ड जीडीसीएस, ठीक है, पुराना सीएस का कोर्स जो पास किए हैं, दोस हु हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशंस व्हिच वर कंडक्टेड बाय आईसीएसआई व्हेन इट वाज एन कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25, तब सीएस की एग्जामिनेशंस अलग थी, तो उसकी तहत पास करके वहां की कंडीशन फुलफिल करने के बाद भी आप मेंबर बन चुके हो। उतना ही नहीं, आईसीएसआई ने मेंबर किसको बनाया है और, ठीक है, जो लोगों ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीशिप ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, मतलब फिरंगी जो ब्रिटिशर्स थे, यूके वाले, उन लोगों ने 1972 से पहले उनके देश में जिन जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दे के वहां पे एग्जामिनेशन क्लियर की है, उनको भी अधिकार दिया गया था इंडिया में प्रैक्टिस करने का, तो उनको भी उस जमाने में मेंबर बना के लिया था। ठीक है, सो जिन्होंने जीडीसीएस का कोर्स कंप्लीट किया है वो भी आईसीएसआई के मेंबर है। ठीक है, जिन्होंने आईसीएसआई जो एनपीओ थी तब जो जो कोर्सेज कंप्लीट किए वो भी मेंबर है, और अभी आप लोग भी इसके मेंबर हो। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जो कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है, वो उसके डेफिनेशन में ऐसा नहीं कहा कि जो आईसीएसआई एक्ट 1980 के तहत जो पास हो चुका है, जिसने ट्रेनिंग कंप्लीट किया उसी को मेंबर बना, ऐसा नहीं। ठीक है, उन्होंने कहा कि जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में अपीयर हो रहा है, ऑल ऑफ देम आर मेंबर्स। अब रजिस्टर ऑफ मेंबर में अलग अलग वक्त पे अलग अलग लोगों का नाम एंटर किया गया है अलग अलग रीजंस की वजह से। ठीक है, चलो, सो डेफिनेशन क्लियर हो गया ऑनलाइन वालों? यस, ये 21C में बताया। अब आपकी कंपनीज एक्ट ने क्या बताया था, आपकी कंपनीज एक्ट कहती है, कंपनीज एक्ट का अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 224 ये डिफाइन करता है कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मींस अ कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड इन सेक्शन 21C ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट। ओहो वाह, क्या मस्त डेफिनेशन है। कंपनी एक्ट की डेफिनेशन क्या है, कंपनी सेक्रेटरी मींस द कंपनी सेक्रेटरी एज हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 21C, और सेक्शन 21C ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट क्या डिफाइन करता है, ठीक है, दैट पर्सन शुड बी ट्रीटेड एज अ कंपनी सेक्रेटरी हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ हु इज द मेंबर ऑफ आईसीएसआई। ओके, अब आगे बस इसमें एक एडिशन हुआ है, हु इज अपॉइंटेड बाय ए कंपनी टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अंडर द कंपनीज एक्ट, बस इतना एडिशन है उसमें। ठीक है, डेफिनेशन में कंपनी सेक्रेटरी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 किसको माना गया है, जो कंपनी सेक्रेटरी कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 21C में, और जिसको किसने अपॉइंट किया है, कंपनी ने अपॉइंट किया है, किसके लिए, फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, कंपनी के जो जो फंक्शंस है, लीगल कंप्लायंसेस है, वो परफॉर्म करने के लिए जिसको अपॉइंट किया गया है, ही शैल बी ट्रीटेड एज द कंपनी सेक्रेटरी। तो बेसिक डेफिनेशन जो है वो कंपनीज एक्ट में है या कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में है, बेसिक डेफिनेशन किस एक्ट में है कंपनी सेक्रेटरी का, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में। चलो, सो आई बिलीव ये क्लियर है। अब आराम से रजिस्टर इस वर्ड को हम डिफाइन कर लेते हैं। ओके, लेकिन ये डेफिनेशन आगे पढ़ने से पहले मेंबर बनने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। मेंबर बनने के लिए आपने एग्जामिनेशन, जैसे मैंने बताया, एग्जामिनेशन सारी की सारी पास करना जरूरी है। आपकी आर्टिकलशिप की जो ट्रेनिंग है वो भी आपने कंप्लीट करना जरूरी है। ओके, आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, आप मेंबर नहीं बनते,
ध्यान देके सुनना, प्रोसीजर पूरी सुन लेना, इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में ही बता रहा है। एग्जामिनेशन क्लियर करो सारी की सारी, उसके बाद आपकी वो प्रोग्राम्स होते हैं ना, कोई तो क्या बोलते हैं आप, ट्रेन ईडीपी होता है ना आप लोग का। अभी आई बिलीव सीएस प्रोफेशनल वालों आपका ईडीपी होगा या हो गया है? हाँ वही वो वाला, तो आपको CLDP जिसको हम कहते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये आपने पहले तो आपका ये एग्जाम पास करना है, आर्टिकलशिप करनी है, उसके अलावा CLDP वगैरह जो भी है 10-15 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो भी आपको कंप्लीट करना है। और वो कंप्लीट करने के बाद आपको इंस्टीट्यूट के मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन, उसकी फीस होती है, एनुअल फीस होती है, एनुअल मेंबरशिप फीस होती है, ठीक है। सो आपने एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद, ठीक है, आपको मेंबरशिप नंबर अलॉट किया जाता है। जैसे यूनिक पैन नंबर है वैसे यूनिक मेंबरशिप नंबर आपको दिया जाता है, और मेंबरशिप नंबर देने के बाद आप इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाते हो। ओके, क्या मेंबरशिप उन्हीं को लेना जरूरी है जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या दोस्त हु आर इन एम्प्लॉयमेंट उनको भी मेंबरशिप लेना जरूरी है? मेंबरशिप किसने लेना है? अंकुर जी कह रहे हैं दोनों को, बोथ, रघु जी भी कहते, यस बिल्कुल, मेंबरशिप इज मैंडेटरी फॉर बोथ। जो प्रैक्टिस में है उनको भी मेंबरशिप मैंडेटरी है, और जो जॉब करना चाहते हैं उनको, तो ही दे कैन यूज द टर्म CS, ठीक है। जो प्रीफिक्स जो आप यूज करेंगे या सफिक्स जो यूज करेंगे आपके नाम के सामने, तभी आपको यूज करना अलाउड है जब आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में अपीयर होता है, ठीक है, तो ही आपको साइनिंग का राइट मिलता है। तो कंपनी के किसी भी डॉक्यूमेंट पे आप तब साइन कर पाओगे जब आपने ये सारा का सारा प्रोसीजर कंप्लीट किया है, एग्जामिनेशन कंप्लीट की है, इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग आर्टिकलशिप कंप्लीट की है, वो जो भी आपका CLDP है वो कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद आपने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है और मेंबरशिप फीस भरा है और आपको मेंबरशिप नंबर मिला है, तब आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर होगा, और फिर आप आपके नाम के सामने आगे पीछे जहां कहीं CS ये शब्द यूज कर सकते हो। बिना इसके अगर आपने CS ये शब्द यूज किया तो दैट इज ट्रीटेड एज ए मिसकंडक्ट, दैट इज ट्रीटेड एज ए मिसकंडक्ट। ओके, सो ये मिसकंडक्ट क्या होता है वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज से आप आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहां कहीं, याद रखिएगा, इफ यू आर यूजिंग द टर्म CS, ठीक है, तो आप मिसकंडक्ट कर रहे हो, लीगली आपको ये वर्ड यूज करना अलाउड नहीं है, इंस्टीट्यूट एक्शन लेती है। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, दुष्यंत सर के साथ हुआ था। एक्चुअली दुष्यंत सर का सब क्लियर होने के बाद सर ने आपको बताया भी होगा लेक्चर्स के दौरान कि एग्जामिनेशन वगैरह क्लियर हो गई, सब हो गया, ठीक है, बस सर का शायद वो प्रोग्राम करने का रह गया, वो CLDP वाला जो था वो सर का वो कुछ 15 दिन का प्रोग्राम करने का रह गया था, बाकी आर्टिकलशिप वगैरह सब हो गई। हाँ, तो नहीं, ACS ये वर्ड मतलब एस्पायरिंग कंपनी सेक्रेटरी, ये उसका फुल फॉर्म नहीं है अथर्व जी, ठीक है। हाँ, आप एस्पायरिंग कंपनी सेक्रेटरी ऐसे यूज कर सकते हो, लेकिन ACS ये शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज कर सकते। ओके, हाँ, तो सर के साथ ऐसा हुआ था, तो सर ने अपने YouTube चैनल पे ये CS ये वर्ड का इस्तेमाल किया था, और आप तो जानते ही हो स्टूडेंट के जो भी मसले अपने सर उठाते रहते हैं, तो इंस्टीट्यूट की तरफ से लव लेटर आया था। ओके, और वो इंस्टीट्यूट की तरफ से लव लेटर आने के बाद हमने बैठ के इसके लिए रिप्लाई दिया था तब, और उन्होंने बोला भी था, सर ये आप जब तक प्रोग्राम यूज नहीं करते हैं तब तक यू आर नॉट परमिटेड टू यूज द टर्म CS, ठीक है, आप आपके YouTube चैनल से ये नाम हटा दीजिएगा, ठीक है। सो दिस विल अमाउंट टू मिसकंडक्ट, तो इसके लिए हमने रिप्लाई भी ड्राफ्ट करके दिया था। ओके, चलो, सो याद रखिएगा दोस्तों, तो ये जब आप थोड़ा बहुत पॉपुलर बन जाओगे आपकी जिंदगी में, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करना जरूरी है। चलो, सो अब कंपनी सेक्रेटरी, इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया, दैट पर्सन इज ट्रीटेड एज कंपनी सेक्रेटरी हु इज द मेंबर, ओनली CS सफिक्स कैन यूज, राइट सर, आफ्टर प्रोफेशनल। नहीं, वो भी, ये भी गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे, वो अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे जैसे ही प्रोफेशनल पास हो जाते हैं, ठीक है, तो अपडेट करते अपने स्टेटस में, नाउ यू कैन प्राउडली कॉल मी CS टिम्बर टिम्बर टिम्बर, ठीक है, यू कैन नॉट प्राउडली कॉल दैट गाय और गर्ल CS until and unless she has taken the membership, he or she, ठीक है, जब तक आप मेंबरशिप नहीं लेते। अब मेंबरशिप का भी मसला अलग है, वो भी आगे बता दूंगा, समरी में बताता हूँ। मेंबरशिप का मसला ऐसा है कि उसका फीस होता है, और वो एनुअल फीस है, मतलब ये CS, इन दो शब्दों का अगर आप आपके नाम के सामने आगे पीछे इस्तेमाल करना चाहते हो तो हर साल
आपको 2500 रुपया कंपल्सरली भरना ही भरना है, ठीक है। जिस ईयर में आप 2500 नहीं भरोगे उस ईयर में आपका नाम मेंबर्स के रजिस्टर से निकाल के फेंक दिया जाता है, आपको ये CS वर्ड का इस्तेमाल करना अलाउड नहीं होगा। सो याद रखना, अगर आप जॉब भी करते हैं, कई सारे जॉब करने वाले वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 1-2 साल भर देते हैं, बाद में वो पैसा भरते नहीं है, वो पैसा भरते नहीं है। हाँ पूछिए पूछिए। नहीं कर, क्या यूज कर सकता है? नहीं, आपको ना सफिक्स ना प्रीफिक्स यूज करना अलाउड है, दोनों भी यूज करना अलाउड नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू टेक द मेंबरशिप, ठीक है। हाँ, CS प्रोफेशनल क्वालिफाइड ऐसा आपको लिखना है तो लिखो, ठीक है, कि आप प्रोफेशनल की एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुके हैं ऐसा लिखना है तो लिखो, बट यू आर नॉट परमिटेड टू यूज द टर्म CS, ठीक है। CS दिस CS दैट, ठीक है, ऐसा यूज करना अलाउड नहीं है। ओके चलो, सो आगे पढ़ेंगे आप सभी सब, मैं क्यों बताऊँ आपको, ICSI एक्ट की सारी चीजें बता देगी, ठीक है। सो आएगा, सब आएगा। ओके, सेक्शन 21J रजिस्टर, सेकंड डेफिनेशन है रजिस्टर का, कर ले डिस्कस। CS का डेफिनेशन होने के बाद अब 21J आपको डेफिनेशन सेक्शन नंबर के साथ याद रह जाएगी, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी के लिए सेक्शन नंबर क्या था? कंपनी सेक्रेटरी के डेफिनेशन के लिए सेक्शन नंबर था 21C, ओके। और रजिस्टर के लिए डेफिनेशन के लिए सेक्शन 21J। अब रजिस्टर का मतलब हमें एक ही रजिस्टर लगता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, लेकिन एक्चुअली जो 21J में रजिस्टर का जिक्र हुआ है वहां पे 2 टाइप की रजिस्टर होती है, एक होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और दूसरा होता है रजिस्टर ऑफ फर्म्स। अब ये रजिस्टर ऑफ फर्म्स क्या है ये भी मैं आपको, ओके, हाँ, अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो आप CS बन गए, CS बनने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करने का डिसाइड करते हो तो प्रैक्टिस के केवल 2 ही ऑप्शन है, एक तो यू कैन एक्ट एज ए प्रोप्राइटर और यू कैन एक्ट इन द कैपेसिटी ऑफ ए पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। मतलब अगर कोई CS प्रैक्टिस करना चाहता है तो एक तो प्रोप्राइटरी फर्म बनाए, नहीं तो वो CS पार्टनरशिप फर्म बनाए, ठीक है। अगर वो पार्टनरशिप फर्म बनाता है तो आपको आपके पार्टनरशिप फर्म को भी रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। समझो 2-3 दोस्त मिलके इन्होंने डिसाइड कर लिया प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्रोप्राइटर के नाम से नहीं फर्म के नाम से प्रैक्टिस करते हैं। ऑफ कोर्स फर्म का एडवांटेज होता है, जब बड़ी कंपनीज को आप अप्रोच करते हो तो जनरली बड़ी कंपनीज जो है वो प्रोप्राइटर्स को अपॉइंट करने के बदले फर्म को अपॉइंट करना ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि फर्म में नंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ज़्यादा होते हैं, एक्सपर्टीज ज़्यादा मिलती है, स्टाफ ज़्यादा होता है, ठीक है। सो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन मिल जाती है। तो कई सारे कंपनी सेक्रेटरी जो है ना वो अकेला ऑपरेट नहीं करते, वो टीम बना के ऑपरेट करते हैं। तो जब वो अपनी पार्टनरशिप बनाते हैं तो उनको पार्टनरशिप बनाने के लिए पहले ICSI से परमिशन लेनी है, और ICSI से परमिशन लेने के बाद, परमिशन लेनी है मतलब इंटीमेट करना है आपको, इनफैक्ट आपके फर्म का नाम भी ICSI से अप्रूव करके लेना पड़ता है, ठीक है। जो ICSI ने जो फर्म का नाम अप्रूव किया है वही नाम आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको दूसरा कोई नाम यूज करना अलाउड नहीं, उसके लिए भी रूल्स मेंशन किए कि आपका नाम कैसे होना जरूरी है, ठीक है। सो लोग एकदम फैंसी नाम रखेंगे, कैसे भी नाम रखेंगे, ऐसा अलाउड नहीं है। तो आपका नाम कैसे होनी चाहिए, आपके फर्म का नाम क्या होना चाहिए, उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, और जब आप अप्रूवल लेते हो तो आपके फर्म को भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, ठीक है। जैसे मेंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वैसे ही फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और फर्म जो है वो फर्म का नाम जो है रजिस्ट्रेशन होने के बाद इंस्टीट्यूट के रजिस्टर ऑफ फर्म्स में एंटर होता है। तो इंस्टीट्यूट ऐसे 2 टाइप की रजिस्टर्स मेंटेन करती है, एक मेंबर की रजिस्टर, एक फर्म की रजिस्टर, ठीक है। तो मेंबर्स की रजिस्टर जो है वो मेंटेन की जाती है सेक्शन 19 ऑफ CS एक्ट, और फर्म्स की रजिस्टर जो मेंटेन की जाती है वो सेक्शन 20B ऑफ कंपनीज एक्ट के तहत मेंटेन की जाती है, ठीक है। तो सेक्शन 21J दोनों रजिस्टर को कवर करता है। रजिस्टर सेक्शन 21J के मुताबिक of Company Secretaries Act 1980 states register means the register of members of the institute which is maintained under section 19, or the register of firms of the institute which is maintained under section 20B as the case may be. Okay, हाँ, अब क्या एक क्वेरी पूछ लिया मुकेश धारीवाल जी ने, सर क्या हम कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, LLP फॉर्म कर सकते हैं क्या, तो उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। देखो अब हम प्रोफेशनल्स को एक समस्या है, मतलब
क्या होता है, अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कोड ऑफ कंडक्ट क्यों होता है सर, इसके पीछे कारण क्या है? देखो, हम जो चीज़ें बोलते हैं इसके ऊपर पब्लिक विश्वास रखती है। वी आर नोन एज वाइट कॉलर्ड प्रोफेशनल्स। वाइट कॉलर्ड प्रोफेशनल्स मतलब लोग आग बंद करके आपके ऊपर भरोसा करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स जब भी आपको गाइड करेंगे तो कभी गलत गाइड नहीं करेंगे, वो हमेशा सही सलाह देंगे, और वो जो भी सलाह देते हैं वो आप आग बंद करके मान लेते हो। वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट का, डॉक्टर का, लॉयर्स का रोल है, इनके ऊपर लोग भरोसा रख देते हैं। इन्होंने ये बात बोली ना तो यस ये ऐसा ही होगा, फिर लोग सोचते नहीं है। तो इसके लिए जब लोग आपके ऊपर इतना ट्रस्ट रखते हैं तो ट्रस्ट के साथ आती है जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी आपने आपकी निभानी जरूरी है। नहीं तो सिर्फ समझो आप कोई गलत काम करते हो तो सिर्फ आपका नाम खराब नहीं होता बल्कि उस पूरे प्रोफेशन का नाम खराब हो जाता है। तो इसके लिए आईसीएसआई ने बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाए। नॉट ओनली आईसीएसआई, जो जो प्रोफेशनल बॉडीज है जहां पे पब्लिक आपके ऊपर ट्रस्ट रखने वाली है, उन सारी प्रोफेशनल बॉडीज ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, उनके मेंबर्स को डायरेक्शंस दिए कि मेंबर्स आपने कैसे बिहेव करना है, ठीक है, रादर आपने कैसे एक्ट करना है। आप जो भी चीज करेंगे वो चीज करते वक्त आपने कौन से दायरे में रह के वो चीज करना है, उसके लिए डायरेक्टिव्स इश्यू की है। अब समझो अगर कंपनी सेक्रेटरीज को प्रैक्टिस करते वक्त ये अधिकार दिया होता कि यू कैन फॉर्म ए कंपनी, आप एक कंपनी फॉर्म कर सकते हो और कंपनी फॉर्म करके कंपनी के नाम से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मतलब 4-5 कंपनी सेक्रेटरी एक साथ आ गए, उन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की और कंपनी इनकॉर्पोरेट करके वो ऑडिट लेना शुरू किए। कल जाके आप ऑडिट करते करते कोई गलत काम कर देते हो, ठीक है, सो आपने कोई पैसा ले दे के, डायरेक्टर से पैसा ले दे के गलत रिपोर्ट इशू कर दिया, जो कॉन्ट्रवेंशन कंपनी ने किए वो पब्लिक के सामने लाने के बदले उनको छुपा दिया आपने, ठीक है। पैसा तो जबरदस्त देती है कंपनियां, करोड़ ऑफ रुपीज में आपका अमाउंट रकम मिल जाती है मुंह बंद रखने के लिए, तो आपने आपका मुंह बंद कर दिया। ओके, तो अब ऐसी स्थिति में आगे जाके अगर पता चलता है पब्लिक को कि कंपनी में ये गफला हुआ है, लेकिन कंपनी के जो कंपनी सेक्रेटरीज थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, ये सब इन्वॉल्व है और इन्होंने मिलजुल के फ्रॉड किए, तो आपकी प्रोफेशन का नाम खराब होता है। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने क्लियरली डायरेक्टिव्स इशू किया है कि फिर आपके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे। अब एक्शन लेते वक्त आपकी तो कंपनी है, यू आर प्रैक्टिसिंग इन द नेम ऑफ ए कंपनी, तो कंपनी की केस में हम सभी लोग जानते हैं द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाती है, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड बन जाती है, लिमिटेड बन जाती है, लिमिटेड बन जाती है। इसलिए इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइंस इशू करते वक्त ये ऐसा बोल दिया है कि आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करके ऑडिट्स लेना अलाउड नहीं है। एक तो आप इंडिविजुअल नाम में प्रैक्टिस कर सकते हो या आप फर्म के नाम से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जब आप प्रोप्राइटरी फॉर्म करते हो तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और फर्म के एक्ट्स के लिए कौन लायबल होता है? पार्टनर्स लायबल होते हैं। तो इसलिए इधर यू कैन फॉर्म प्रोप्राइटरी कंसर्न और यू कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप। ओके, तो सर कंपनी फॉर्म करना अलाउड नहीं है, सर एलएलपी फॉर्म करना अलाउड है या नहीं, वो आगे डिस्कशन में आने वाला है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई बिलीव मुकेश जी का क्वेरी था। मुकेश जी, आपको इसके पीछे का रीजन समझ में आ गया होगा। ओके, सो एलएलपी के बारे में केस आने वाला है, इसके लिए मैं आगे डिस्कशन उसका एलएलपी का नहीं किया, जब केस लॉस में पढ़ाऊंगा केस लॉ के साथ एलएलपी के बारे में बता दूंगा। चलो, सो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्या है, ये दैट हैज बीन डिफाइंड अंडर रेगुलेशन 3 ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज रेगुलेशन 1982 टॉक्स अबाउट द रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो बेसिकली रजिस्टर ऑफ मेंबर जो है, ठीक है, वो रेगुलेशन 3 के मुताबिक वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी इंस्टीट्यूट मेंटेन कर सकता है या फिजिकल फॉर्म में भी। पहले के जमाने में तो फिजिकल फॉर्म में रजिस्टर ऑफ मेंटेन होते थे, लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स अब हजारों में हो गए, ठीक है। सो इसकी वजह से अब इंस्टीट्यूट ने बंद कर दिया, दे हैव स्टॉप्ड द प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इन फिजिकल फॉर्म, नाउ दे आर मेंटेनिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो रेगुलेशन 3 ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज रेगुलेशन 1982 specifies that the institute shall maintain a register of members in the form which is referred in schedule A manually or electronically or in any other mode as may be determined by the council. The register shall include the following particulars about every member. मतलब आप जब मेंबरशिप के लिए आप एप्लीकेशन करोगे, मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन करने के बाद आपको आपके मेंबरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म में ये सारे डिटेल्स भरने पड़ते हैं, क्योंकि ये सारे डिटेल्स जो है वो आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नोट किए जाते हैं। फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, रेसिडेंशियल एंड प्रोफेशनल एड्रेस,
दोनों में मेंशन करना है आपका रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है एज वेल एज आपका प्रोफेशनल एड्रेस क्या है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है, ठीक है, रादर मैक्सिमम केसेस में यही होता है, ठीक है, आप जहां पे रहते हो वहीं से प्रैक्टिस नहीं करते, आप प्रैक्टिस किसी और जगह से करते हो, तो आपका प्रोफेशनल एड्रेस भी मेंशन किया जाएगा, मेंबरशिप नंबर एंड द डेट ऑन विच द नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, ठीक है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करोगे, फीस भरोगे, आपको एक मेंबरशिप नंबर दिया जाएगा, वो मेंबरशिप नंबर भी आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर में होगा, और जिस दिन से आपको मेंबरशिप दिया गया है वो डेट भी वहां पे होगा। ओके, देन क्वालिफिकेशन क्या है? अब बेसिकली आप बोलेंगे सर इंस्टीट्यूट के मेंबरशिप रजिस्टर में अपना क्वालिफिकेशन सीएस करके एंटर होना चाहिए ना, तो ये किस क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं? ओके, जैसे मैंने बताया कि आपको सीएस का मेंबर बनने के लिए पुराने प्रावधान के मुताबिक जीडीसीएस का डिग्री भी अलाउड था, उसके अलावा अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से, इंग्लैंड और वेल्स से अगर आप सीएस करके आए हो और इंडिया में एक दो एग्जामिनेशन दे के, ठीक है, आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इंक्लूड किया गया है, तो ऐसे केस में वो इंडिया का क्वालिफिकेशन नहीं है, किसी फिरंगी देश का क्वालिफिकेशन है। उसके अलावा आपके अगर दूसरे कोई क्वालिफिकेशन आपने लिए होंगे तो वो क्वालिफिकेशन की जानकारी भी देनी पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सीएस के साथ सीए भी किया है तो आपको वो भी प्रिस्क्राइब करना है कि अलॉन्ग विद कंपनी सेक्रेटरी यू हैव डन सीए एज वेल, ठीक है। आपको ये भी बता दें, आपको अगर आप मल्टीपल डिग्रीज होल्ड करते हो, जैसे सीए, सीएस, सीएमए, मल्टीपल डिग्रीज अगर आप होल्ड करते हो तो आपको किसी एक इंस्टीट्यूट का ही मेंबरशिप लेना अलाउड है, आप मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स की मेंबरशिप नहीं ले सकते, तो इसलिए आपको आपके बाकी क्वालिफिकेशन का भी डिस्क्लोजर देना है, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, जो लोग मेंबरशिप लेते हैं, ठीक है, जो लोग मेंबरशिप लेते हैं उन्होंने रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना मैंडेटरी नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस किसने लेना है? उसी मेंबर लेना है जिनको जॉब नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है। साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस और जॉब दोनों करना अलाउड नहीं है। एक तो यू कैन बी अ मेंबर इन प्रैक्टिस और यू कैन बी अ मेंबर इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो जिन लोगों को जॉब करनी है उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई नहीं करना है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए उन्हीं लोगों ने अप्लाई करना है जिनको प्रैक्टिस करनी है। अब उसका भी मसला बता देते हैं, जो लोग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करते हैं दे आर रिक्वायर्ड टू पे सेपरेट फीस। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का फीस अलग है, मेंबरशिप फीस अलग है, दोनों का एनुअल फीस भरना है। जिस साल में आप फीस नहीं भरोगे उस साल से आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस विथहेल्ड किया जाता है, ठीक है। आपको इन प्रैक्टिस साइन करना अलाउड नहीं होगा अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं लेते तो, ठीक है। आगे डिटेल में चर्चा होगी, तो ये भी आपको मेंशन करना है वेदर यू हैव अप्लाइड फॉर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एज वेल। जब मेंबरशिप ले रहे हो तो उसी वक्त आपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई कर सकते हो, दोनों फॉर्म साइमल्टेनियसली भर सकते हो। देन आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज द काउंसिल में डीम फिट, ये सारी जानकारी आपसे ली जाएगी। द मेंबर शैल कम्युनिकेट टू द इंस्टीट्यूट एनी चेंजेस इन डिटेल्स विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। इनमें से किसी भी डिटेल्स में चेंज होती है, समझो आपका एड्रेस चेंज हो जाता है, मोबाइल नंबर चेंज होता है, ईमेल आईडी चेंज होता है, तो 30 दिन के अंदर आपने इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के इंटीमेट करना है। मीन्स अ मेंबर इन प्रैक्टिस हैव टू पे 2 काइंड्स ऑफ फीस। यस रघु जी, बिल्कुल, उसको मेंबरशिप फीस भी भरनी पड़ती है और उसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की फीस भी भरनी पड़ती है, ठीक है। सो ऐसा नहीं तो फिर इंस्टीट्यूट के पास पैसा कैसे मिलेगा? आप आईसीएसआई की बैलेंस शीट निकाल के देखो, उसके रिजर्व्स देखना आप सिर्फ कितने रिजर्व्स है। तो आईसीएसआई को अमीर कौन बनाता है? बच्चे एग्जामिनेशन दे के, और दूसरा मेंबर्स फीस भर के, ठीक है। सो जो जॉब करने वाले लोग हैं वो भी मेंबरशिप फीस भरते हैं एनुअली, और जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो मेंबरशिप फीस भी भरते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का भी फीस भरते हैं। आई बिलीव रेगुलेशन 3 इज क्लियर। ओके, चलो। सो रेगुलेशन 3 में हमने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के बारे में पढ़ा। अब दोस्तों 2 डेफिनेशंस तो अपनी हो चुकी है, अब उसके बाद रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के साथ एक सेक्शन 20 भी हम पढ़ने वाले हैं सीएस एक्ट 1980 का, जिसने कुछ केसेस कवर की गई है कि उन केसेस में आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव किया जाएगा। तो कौन सी ऐसी केसेस है जिसमें आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव किया जाएगा? एज पर सेक्शन 20 ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, इन द फॉलोइंग केसेस द काउंसिल में रिमूव योर नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ओके, क्या लगता है आपको कब रिमूव किया जाएगा? सेक्शन डिस्कस करने से पहले बता दो जरा, गेस कर लो। अब इतना सारा डिस्कशन होने के बाद आपको एक रफ आइडिया आया ही होगा। तो एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था कि जैसे
डिफेमेशन का जो कोर्स की कोर्स बेकार है, ऐसा कुछ करते हो सोशल मीडिया पे, उससे भी एक्शन ले सकते हो। ओके, चलो। सो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से नाम, हाँ जैसे अभी अथर्व ने बताया, अगर आप एडवर्टीजमेंट करना तो अपने को अलाउड है ही नहीं। ओके, सो अगर कहीं जाके एडवर्टीजमेंट करते हो, किसी के क्लाइंट सॉलिसिट करते हो, किसी एक्ट के तहत किसी कॉन्ट्रावेंशन में आप इन्वॉल्व हो, ये सारी केसेस जो है ना मिसकंडक्ट में आ जाती है। तो मिसकंडक्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, वन इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड द अदर वन इज अदर मिसकंडक्ट्स। ये कहाँ मेंशन किया है? स्केड्यूल्स में मेंशन किया है। जो आईसीएसआई एक्ट 1980 में दो स्केड्यूल्स है ना, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2, दो ही स्केड्यूल्स है आईसीएसआई एक्ट में। तो उन दो शेड्यूल्स में वो लिस्ट ऑफ मिसकंडक्ट दी है, उनमें से कोई मिसकंडक्ट अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा दिया जाएगा। ओके, और एक राहिल जी ने बताया इफ इज कन्विक्टेड अंडर एनी अदर लॉ, बिल्कुल सही है। किसी भी लॉ की तहत, किसी भी लॉ की तहत अगर आपको कन्विक्ट किया गया है, किसी भी लॉ के तहत अगर आपको कन्विक्ट किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो, ठीक है, या फिर अगर आप कोई क्रिमिनल ऑफेंस करते हो, ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस से हमेशा बच के रहना, नहीं तो कई बार सीएस बनने के बाद लोगों को गुस्सा बहुत आता है, ठीक है, और गुस्से में क्या होता है कहीं पे भी मारा मारी शुरू कर देते हैं, गाली गलौज शुरू कर देते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी सब। ठीक है, एक बार सीएस की डिग्री ली तो बहुत पेशेंस रखना, अपने पेशेंस बढ़ाना। मार पीट गाली गलौज कुछ भी करना अलाउड नहीं है, क्योंकि एक बार आपके नाम से केस दर्ज हो गया और अगर आप गलती से कन्विक्ट हो जाते हो तो याद रखना रजिस्टर ऑफ मेंबर से आपका नाम हटाया जाएगा, तो इतनी सालों की मेहनत आप पे पानी फेर जाएगा। ठीक है, सो यू शुड नॉट बी कन्विक्टेड अंडर एनी लॉ, वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, वेरी गुड, इफ ब्रीचेस एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिल्कुल सही है। चलो, और एक ऊपर आंसर दिया गया था, क्या आंसर दिया था रघु जी ने? डिसीज्ड, बिल्कुल, अगर डेथ हो जाती है तो आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से निकाल दिया जाएगा। ओके, इफ हाँ पहला केस हु इज डेड देन फ्रॉम whom a request has been received to the, ओके, डिसीज मेंबर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से क्यों निकालते हैं? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? डिसीज मेंबर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से क्यों निकालते हैं? देखो डिसीज मेंबर क्या होता है ना, उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनके असिस्टेंट्स वगैरह जो होते हैं ना, या उनके बच्चे जो होते हैं वो काम करते करते सीख जाते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, डिसीज मेंबर का मेंबरशिप नंबर यूज करके उनके नाम से वो प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसा न हो इसलिए इंस्टीट्यूट को इसकी जानकारी होनी जरूरी है, और जैसे इंस्टीट्यूट को पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर मेंबर की मौत हो चुकी है, उसका तुरंत नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से निकाला जाता है, उसका मेंबरशिप नंबर भी कैंसिल कराया जाता है। ठीक है, नहीं तो कई सारे कंप्लायंसेस में या फिर कई सारे आप जहाँ पे आपको साइनिंग के अधिकार है, सर्टिफिकेशंस में आप इसका मेंबरशिप नंबर इस्तेमाल करके गलत सर्टिफिकेशन करा सकते हैं। ठीक है, सो इसके लिए ये इंटीमेट करना बहुत जरूरी है। सर मैंने अभी आईसीएसआई की बैलेंस शीट देखी, उसमें कितने सारे पैसे हैं आईसीएसआई के पास। बिल्कुल बेटा, करोड़ ऑफ रुपीस के रिजर्व्स है। ठीक है, आप मतलब ये इंस्टीट्यूट की बैलेंस शीट अगर शेयर भी कर देना, अपने ग्रुप में भी शेयर कर देना, बाकी लोग भी देख लेंगे। ओके, सो बहुत ज़्यादा रिजर्व्स है इंस्टीट्यूट के पास। ठीक है, और ये इंस्टीट्यूट बच्चों से स्टिल फीस लेता है, देखो इतना सारा फीस लेता है। ओके, अब एक समय आएगा जिसमें कोचिंग का फीस कम होगा और इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन का फीस ज्यादा होगा। शायद अभी कितना लेता है आईसीएसआई प्रोफेशनल के रजिस्ट्रेशन का फीस? 13,500। ओके, देखो भर दिया 13,000, अपने एक मॉड्यूल की फीस से कम है। ओके, ऑनलाइन में जिन्होंने ऑफर में लेक्चर लिया उससे तो बिल्कुल अपनी क्लास की फीस कम है, इंस्टीट्यूट की ज्यादा है। चलो, सो हु हैज नॉट पेड एनी प्रिस्क्राइब्ड फी रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय हिम, एक आपकी डेथ हो गई है तो आपका नाम निकाला जा सकता है। दूसरा, फ्रॉम हुम अ रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, मतलब मेंबर ने खुद ही ने वॉलंटरली एप्लीकेशन किया है और वो बोलता है भाई मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा दो। सर कोई मेंबर क्यों ऐसा एप्लीकेशन करके बोलेगा मेरा रजिस्टर ऑफ मेंबर से नाम हटा दो? ऐसा बोल सकता है कोई मेंबर? एग्जैक्टली अब देखो, आपने सीएस का रजिस्टर मेंबरशिप लिया था, बाद में आपने सीए की एग्जामिनेशन क्लियर कर दिया, अब आपको अभी सीए का मेंबरशिप लेना है, तो फिर सीएस का मेंबरशिप छोड़ दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। या आपको यहाँ से मेंबरशिप हटा के आप किसी फॉरेन कंट्री में सेटल हो गए, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पे यहाँ की मेंबरशिप सरेंडर करके बोरा बिस्तर बांध के आप इंडिया के बाहर प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हो, सरेंडर कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके तो पहला डेथ हो गई, दूसरा द मेंबर वॉलंटरी वांट्स टू सरेंडर हिज मेंबरशिप, तीसरा हु हैज नॉट पेड द प्रिस्क्राइब्ड फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय हिम। सेक्शन 20 ये कहता है फीस नहीं दोगे तो आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा देंगे, ठीक है। देन डी हु इज फाउंड टू हैव बीन सब्जेक्ट टू at the time when his name was entered in the register of members or who at any time thereafter has become subject to any of the disabilities which are mentioned in section 8। मतलब अगर रजिस्ट्रेशन के वक्त या रजिस्ट्रेशन के बाद इफ यू हैव सफर्ड एनी डिसएबिलिटी, जैसे कि जो सेक्शन 8 में मेंशन किए इनसेन, पागल हो गए, ठीक है, इनकेपेसिटी, इनसेन, ठीक है, जो जो डिसेबिलिटीज मेंशन किए वो डिसेबिलिटी से अगर आप सफर करते हो, ठीक है, सो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको बाद में प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं। इतनी भी पढ़ाई मत करो कि आगे बाद में जाके पागल होने की नौबत आए, ठीक है। सेक्शन 8 बोलता है और who for any other reasons has ceased to be entitled to have his name, ओ इसके लिए आप इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं करते, वाह इतनी ज्यादा का मतलब पढ़ाई नहीं करना ऐसा नहीं होता है, ओके। सो हाँ, हैव हिज नेम बोर्न, ओके, और हु फॉर एनी अदर रीजन हैज सीज्ड टू बी एंटाइटल्ड टू हैव हिज नेम बोर्न ऑन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, या ऐसा दूसरा कोई वजह होगी जिसके वजह से आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा दिया गया है। दूसरी कोई वजह मतलब मिसकंडक्ट किया होगा जिसकी वजह से आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा दिया गया। द काउंसिल शैल रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स द नेम ऑफ एनी मेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ whom an order has been passed under the act removing him from the membership of the institute, ठीक है। सो ये सारी केसेस है, डेथ, वॉलंटरी एप्लीकेशन, या नॉन पेमेंट ऑफ फीस, या फिर सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 8, या फिर यू हैव बीन convicted of any misconduct and an order has been passed by the institute's various committees removing your name from the register of members, तो ही आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से निकाला जा सकता है, बाकी किसी रीजन की वजह से आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से निकाला नहीं जाएगा। ओके चलो, सो आई बिलीव यहां तक समझा दोस्तों। ओके सो दो डेफिनेशन अपन ने कवर की, 21C which talks about company secretary and 21J which talks about रजिस्टर। रजिस्टर में कितने टाइप्स के रजिस्टर हैं? दो टाइप, पहला रजिस्टर ऑफ मेंबर और दूसरा रजिस्टर ऑफ फर्म। रजिस्टर ऑफ मेंबर कहां डिफाइन किया गया है? रजिस्टर ऑफ फर्म कहां डिफाइन? यस, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हैज बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 19 एंड रजिस्टर ऑफ फर्म्स हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 20B। चलो फाइन। सो दोस्तों आज का अपना सत्र खत्म हो गया है, दूसरे लेक्चर का थोड़ा टाइम हो रहा है, तो इसके लिए आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। डिस्कशन कल के सत्र में फिर से कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आज पूरा सेटअप हो जाए तो आपके कल रेगुलर 1.5 घंटे वाला लेक्चर शुरू हो जाए। किसी को कोई क्वेरी पूछनी है तो पूछ सकते हैं ऑनलाइन वालों। ओके, ऑल क्लियर? चलो फिर आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। बाकी दो लेक्चर जो है आपके वो सब्सिक्वेंट मतलब दोपहर के शेड्यूल में होंगे, जैसे कल हुए थे वैसे उसी टाइम पे विनीता मैम का और अक्षय सर का लेक्चर होने वाला है, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे, लेट अस मीट टुमारो, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। हाँ, अब जाने से पहले और एक चीज़ दोस्तों, ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ प्लीज इसको आपके नोटबुक में लिखना शुरू कर दीजिएगा। ये चीजें आप नोट करोगे, याद भी रहेगी, ठीक है। और जैसे ही अपने ये चैप्टर खत्म होगा, 1 वीक लगेगा ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद टेस्ट होने वाली है, प्रायर इंटीमेशन दे रखा है मैंने, ठीक है। सो तो प्रिपरेशन करना साइमल्टेनियसली शुरू कर दीजिए। चल ओके, बाय 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 बाय। हाँ BFF